गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। उसके बारे में हमने पढ़ा, उसके ड्रॉबैक्स जाने। अब उन्हीं ड्रॉबैक को दूर करने के लिए बोर साहब ने एक नया एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। तो आज की क्लास की स्टार्टिंग हम करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल से। देखते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल में बोर साहब ने कैसे रदरफोर्ड की गलतियों को सुधारा है। ठीक है। बोर साहब ने 1913 में, कब भैया, 1913 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल कहा गया। इसका मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि इस परमाणु मॉडल का सिद्धांत क्या है, तो आप क्या लेंगे? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या है, इसके बारे में देखते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है भैया, विकिरण का उत्सर्जन, इसे आप क्या कहते हो? इमिशन। विकिरण का उत्सर्जन अथवा अवशोषण, इसे आप क्या कहते हो भैया? एब्जॉर्प्शन। कि विकिरण का उत्सर्जन अथवा अवशोषण क्या होता है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है। पैकेटों के रूप में होता है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि विकिरण का उत्सर्जन अथवा अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है। रदरफोर्ड की बात की जाए तो वहां पे यही प्रॉब्लम थी कि भाई विकिरण का उत्सर्जन क्या होगा? सतत होगा। इस समस्या को दूर करने के लिए बोर साहब ने प्लांक की क्वांटम थ्योरी ले ली, और इसमें पता चला कि भैया विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है। ये होता कैसे? विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, या इन्हीं को क्या कहते हैं? पैकेट्स के फॉर्म में होता है। दैट मीन्स द emission or absorption
of a radiation becomes into the form of bundles or packets of energy which is called, इस ऊर्जा के पैकेट या बंडल को हम कहते हैं क्या? क्वांटा। इसको क्या कहा जाता है? क्वांटा कहा जाता है। इस एनर्जी के पैकेट को हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। और प्रत्येक क्वांटा, ऐसी क्वांटा आप कहो या इसी को ध्यान रखिएगा, फोटान कहा जाता है। इसी को हम चाहे क्वांटा कहें या इसी को क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। द इमिशन और एब्जॉर्प्शन of radiation becomes in the form of energy packets or bundles which are called quanta or photon, and also the energy of each quanta is constant। मतलब कि किसी भी फोटान अथवा क्वांटा की जो ऊर्जा होती है वह निश्चित होती है। और होता क्या भैया? The energy of a quanta is equals to h nu। भाई आपका जो फोटान है या जो क्वांटा है, इसकी ऊर्जा क्या होती है? h nu होती है, या इसी का क्या होगा? कंप्लीट इंटीजर। h nu के बराबर होगा या क्या होगा? कंप्लीट इंटीजर ऑफ h nu। Thus we can write here E is equals to, that means energy of a quanta is NH nu, where N is equals to 1 2 3 4 5 and so on। यहां से देखिए आपका काम बन गया। यहाँ पे यदि n की वैल्यू आप क्या रख दो? कितना? h nu। क्या होगा? सबसे कम कितना होगा? h nu होगा। उसके बाद फिर उसी का इंटीजर 2h nu 3h nu 4h nu 5h nu and so on। क्लियर? अब यहाँ पे देखा जाए जो आपका ये h है, where h is equals to Planck's constant। इसको क्या बोलते हैं? प्लांक नियतांक बोलते हैं। और जो आपका ये न्यू है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वांटा। कि आपका जो न्यू है ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो ये थ्योरी है, या कह सकते हैं ये प्रिंसिपल, ये थ्योरी अप्लाई किया आपके बोर साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? अब आगे देखते हैं बोर साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा। रदरफोर्ड साहब ने बताया था भैया कि आपका जो एटम होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट उन्होंने बताया कि आपका जो सेंटर पोर्शन है वहां पे पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे आप क्या कहते हो भैया? नाभिक बोलते हो, न्यूक्लियस बोलते हो, यही ना? और आप दूसरे में बोलते हो कि आपकी इसी न्यूक्लियस के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं। और इन कक्षाओं में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात तो आपके रदरफोर्ड साहब ने बताया। उनकी कमी क्या थी?
उनकी कमी थी भैया कि भाई किस कक्षा में, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, कितने लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, उनका वेग क्या होगा, उनकी ऊर्जा क्या होगी, उसके बारे में आपके रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए। तो ये चीज तो इन्होंने बताया कि आपका नाभिक होगा और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाएंगी जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। चलो भाई ये बात तो हम लोग जानते हैं। अब बोर साहब ने क्या कहा उसको देखते हैं। बोर साहब ने कहा कि आपका जो नाभिक है, जो आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं। अनेक वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं। There are a number of circular orbits are present around the nucleus. लेकिन इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन कक्षाओं को इन्होंने एक विशेष नाम दिया। क्या कहा इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं वे कक्षाएं अस्थाई कक्षाएं कहलाती हैं। अस्थाई या इसी को क्या कहते हैं, स्थिर कक्षाएं कहलाती हैं। अस्थाई या स्थिर कक्षाएं कहलाती हैं। ये हुआ कि there are number of circular orbits are present around the nucleus, but the electrons revolve. Those orbits are called stable or stationary. Stationary circular orbits. ये इन्होंने अपना पहला पॉइंट दिया। भाई बात सही है कि आपके नाभिक के चारों ओर अनेक कक्षाएं पाई जाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं। वे जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन विशेष कक्षाओं को अस्थाई अथवा स्थिर कक्षाएं कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स in those circular orbits are called stable or stationary orbits. Clear? तो ये था इनका पहला पोस्टुलेट। दूसरा क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, जिसके लिए क्या होगा, इनका कोणीय संवेग, इनका कोणीय संवेग, इसे आप क्या कहते हो, एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए इनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। पहले में इन्होंने बताया
भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये तो सही है, आपके रदरफोर्ड साहब ने कह दिया। बोर साहब ने कहा भाई चक्कर तो लगाते हैं लेकिन सब में नहीं लगाते हैं, जिसमें लगाते हैं उन्हें अस्थायी कक्षाएं कहा जाता है। अब उसके लिए कंडीशन दे दिया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिसके लिए इनका कोणीय संवेग h/2π का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। The electrons revolve in those circular orbits for which their angular momentum becomes the complete integral of h/2π. That is, अर्थात हम क्या कहेंगे, mvr is equals to nh/2π, where n is equals to 1, 2, 3, 4 and so on। जहां पे n कितना क्या है आपका, 1 2 3 4, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, वो भी क्या, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे कहे mvr is equals to nh/2π के। इसी n को भैया, इसी n को ध्यान दीजिएगा, कहते हैं प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, मुख्य ऊर्जा स्तर। n को क्या कहा जाता है, मुख्य ऊर्जा स्तर कहा जाता है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कहा जाता है। अब यहीं से हम देखें तो भाई फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ये आपका n1 है, इसके लिए जो हम डिनोट करते हैं इसको डिनोट करते हैं किससे, k से। n इज इक्वल्स टू 2, ये क्या होता है, l। n इज इक्वल्स टू 3, ये क्या होता है, m। ऐसे 4 के लिए n, 5 के लिए o एंड सो ऑन, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये यहां पर देखा जाए तो ये वाला फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ये कौन सा होगा, आपका k होगा, इसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसी को मुख्य ऊर्जा स्तर अथवा क्या कहते हैं, कोष कहते हैं, सेल बोलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कोष कहते हैं, सेल कहते हैं। तो आपका क्या हो गया, के सेल। और ये क्या है आपका n इज इक्वल्स टू 2, ये क्या होगा आपका m सेल। और ये n इज इक्वल्स टू कितना, 3, तो n इज इक्वल्स टू 3 के लिए k, सॉरी ये आपका क्या होगा, l होगा, l सेल, ठीक है। और ये n इज इक्वल्स टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, m सेल। तो n के लिए n1 के लिए k, 2 के लिए l, 3 के लिए m, आगे जाओगे n एंड सो ऑन। तो ये पहली चीज मिली कि भाई आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनके लिए उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का कंप्लीट इंटीजर होगा। और n को ही हम प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या सेल बोलते हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए k, n इज इक्वल टू 2 के लिए l और n इज इक्वल टू 3 के लिए m बोला गया। ऐसे आप आगे जाओगे तो n, o, p एंड सो ऑन। क्लियर भैया। अब चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें बोले भैया, क्या बोले, एक ही कक्षा में, कक्षा कही ऐसे क्या कह सकते हैं आप, कोर्स कह सकते हैं। एक ही कक्षा में चक्कर लगाने वाले प्रत्येक
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होती है। एक ही कक्षा में चक्कर लगाने वाले प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। जब आपके K सेल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होगी? समान होगी, एक जैसी होगी। बोले कि देयर आर सिमिलर एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन अ सेम सेल, कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं एक ही सेल में पाए जा रहे हैं, तो उनकी ऊर्जा क्या होगी? समान होगी। अगला पॉइंट इन्होंने क्या कहा? चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं। ड्यूरिंग revolution the electron does not lose the energy। जब ये क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे, तो उस समय ये ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं। जब ये क्या, किसमें? कोश में। कहाँ पे? कोश में। कक्षा में चक्कर लगाते समय इनकी ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता है, कोई कमी नहीं होता है। There is no loss of energy during the revolution around the nucleus। क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये क्या करते हैं? ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें बोले कि आपका कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या पा जाए? एक्सटर्नल एनर्जी पा जाए। एक्सटर्नल एनर्जी पा जाए, बाह्य ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा ये कहीं से पा जाए, तो क्या करता है? ये जंप करता है। क्या करेगा? जंप करेगा। कहां भैया? फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। की जो कि आपका इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा भैया? एक्सटर्नल एनर्जी पाएगा, तो वह निम्न, लोअर का मतलब क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर से कहां? उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, और जहां पे वो क्या करेगा? 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकेगा। इसका मतलब क्या करेगा? स्टे करेगा। स्टेज नियरली 10⁻⁻8 सेकेंड। 10⁻⁻8 सेकेंड तक वो क्या करेगा? वहां पे ठहरेगा, एंड देन रिटर्न बैक, वापस चला आता है। रिटर्न बैक कहां पे? इट्स इनिशियल एनर्जी लेवल। बोले क्या? जब आपका कोई इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल एनर्जी पाता है, तो वह जंप करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, जहां पर वह स्टे करेगा
नियरली 10⁻⁻8 सेकेंड, वह 10⁻⁻8 सेकेंड तक क्या करता है, वहां पर ठहरता है। उसके बाद पुनः अगेन रिटर्न बैक इन इट्स इनिशियल एनर्जी लेवल, और वह क्या करता है, 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकने के बाद पुनः अपने पुरानी कक्षा में, जो उसकी प्रारंभिक कक्षा थी पहले, उसी में वापस लौट आता है। और जब यह वापस आता है तो वापस आते समय रिटर्निंग के समय क्या करता है, emits the rest energy, किसके फॉर्म में, into the form of radiation। ये इन्होंने कहा भाई जब ये वापस आएगा तो जो बची ऊर्जा है उसको क्या करता है, रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है, विकिरण के रूप में क्या करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा विकिरण के रूप में। क्लियर। और कंडीशन इन्होंने क्या कहा, मान लेते हैं कि आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के सेल से कहाँ गया भैया, यम सेल में आया, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में आ गया। और यहाँ पे आने के बाद क्या करता है, 10⁻⁻8 सेकेंड रुकेगा और उसके बाद यहाँ से फिर ये क्या करता है, वापस जाता है अपने पुराने एनर्जी लेवल में। और जब जाएगा तो यहाँ पर जो बची ऊर्जा है, इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच जो ऊर्जा का अंतर है, उसके बराबर की ऊर्जा को वो क्या करता है, विकिरित कर देता है, रेडिएट कर देता है इनटू द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, विकिरण के रूप में। और मैंने मान लिया इसकी आवृत्ति न्यू है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा विकिरित ऊर्जा E बराबर h न्यू के, विच इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन बोथ एनर्जी लेवल्स, दैट इज हाई एनर्जी लेवल डिफरेंस लोअर एनर्जी, जो दोनों ऊर्जा अंतराल हैं उनके ऊर्जा अंतर के बराबर होता है। E is equals to h nu which is equals to E2 minus E1। या कहीं कहीं पे आप ध्यान रखिएगा, इसी को ऐसे भी दिखाया जाता है, E फाइनल माइनस E इनिशियल। ठीक है भैया, तो ये बात कही गई आपके इस पॉइंट में कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी का रेडिएशन करेगा, और जो एनर्जी रेडिएट होती है उसकी वैल्यू दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर होता है। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। और बोले भैया कि जब इनका हम ऊर्जा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम खींचते हैं तो वहां पे दिखाई पड़ता है कि इस दशा में नियत आवृत्ति की रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। आपके
ऊर्जा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में, इन द emission spectra we get the lines of constant frequency, यहाँ पे नियत आवृत्ति की रेखाएं प्राप्त होती हैं जब आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो क्या है उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिला, ऐसे लाइंस मिल रही हैं। इस पूरे बड़े से लाइन का कलर क्या है, रेड। इसके बाद इंडिगो, फिर क्या है ब्लू, फिर क्या है वायलेट। इसको क्या बोलेंगे आप, लाल। ये क्या है आपका आसमानी, ये क्या है आपका नीला, और ये क्या है आपका बैगनी। तो ये है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। आपका फिगर क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रा। पहले क्या है, लाल, आसमानी, नीला, बैगनी। यदि आप देखें तो वेवलेंथ का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यहां पे आप लिख सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ। इसको आप चाहें तो एक फार्मूले से याद भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, या इसके बारे में सुनिएगा। आप लोग लालू प्रसाद यादव को जानते हैं ना, लालू साहब को, उन्हीं के ऊपर बनाया गया है। जब वो बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए थे तो उस समय वो जो कह देते थे वही सब सही था, वही सब सही माना जाता था। तो उस कंडीशन में एक फार्मूला बनाया कि बिहार के लोग क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं लालू ने आसमान को नीला बनाया। यहाँ पे लालू से लाल, आसमान से आसमानी, नीला से आपका नीला है, और बनाया से बैगनी। तो आप इसको इस फार्मूले से रख सकते हैं, दिमाग पे रख सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पे जब आपका इमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है, यहाँ पे ये कंडीशन होती है, लाल, आसमानी, नीला और बैगनी। ठीक है भैया, ये पास्टलेट्स थे आपके बोर्स एटॉमिक मॉडल में। अब इसके आगे जो इनकी ड्रॉबैक्स हैं और आगे की जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक है भैया, थैंक यू।